Okay, so today we are going to discuss SK22 surgery paper evening. In normal distribution, which statistical measure are equal? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं जो आपके साथ इक्वल होते हैं? दैट इज़ योर मोड, मीन मोड एंड मीडियन। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके साथ स्टैटिस्टिकल मेजर इक्वल होते हैं उसमें आपके साथ मीन, मीडियन और मोड ये तीनों आते हैं। A man sustained a stab wound to the neck 1 year ago. He now noticed a swelling on the right side of his neck that becomes more prominent during inspiration. The swelling was not present initially but has gradually appeared over time. What is the most likely cause of this swelling? तो इस स्वेलिंग का मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ सर्वाइकल लंग हर्निएशन थ्रू अ फेशियल डिफेक्ट। एक मैन है, उसको ही सस्टेन्ड अ स्टैब वाउंड टू द नेक 1 year अगो। ही नाउ नोटिस कि ये स्वेलिंग जो है राइट साइड ऑफ हिज नेक पे है और इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन। द स्वेलिंग वॉज नॉट प्रेजेंट इनिशियली बट हैज़ ग्रेजुअली अपीयर्ड ओवर टाइम। तो ये है सर्वाइकल लंग हर्निएशन थ्रू अ फेशियल डिफेक्ट। स्टेरी स्काई अपीयरेंस इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद। तो स्टेरी स्काई अपीयरेंस आपको किस अमंग्स द फॉलोइंग किस में नज़र आती है? ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। स्टेरी स्काई अपीयरेंस आपको बर्किट लिम्फोमा में नज़र आती है। अ न्यू बॉर्न विद बाउल लूप इन द thorax एंड सेवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। तो बाउल लूप्स इन द thorax आ गए तो उसमें आपने कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, जिसे हम बोजडेलेक ट्रायंगल कहते हैं, ये पोस्टीरियोलैटरल डिफेक्ट होता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करवाता है एंड इसमें न्यू बॉर्न विद बाउल लूप्स इन द thorax आपको नज़र आएंगी। तो दिस इज़ कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया जो आपको बोजडेलेक ट्रायंगल में मिलती है। अ पेशेंट develops fever, malaise, jaundice after receiving a blood transfusion। पेशेंट को फीवर है, मेलेज है, जॉन्डिस है। जब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ उसके बाद ही डेवलप दीज थिंग्स। विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज़ मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय ब्लड इन्फ्यूजन? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो CBC इज़ द निमोनिक, C फॉर CMV, B फॉर हेपेटाइटिस बी, देन हेपेटाइटिस C, सो दैट इज़ हेपेटाइटिस बी। ये आपके साथ आपने इनको याद रखना है, इससे अक्सर एक MCQ आ जाता है। ओरोफिकल में हेपेटाइटिस ए इज़ ग्रेटर देन ई, मोस्ट लीथल में हेपेटाइटिस डी है। मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी में ए आता है। मोस्ट लीथल या रिमोट एरिया की बात आ जाए उसमें ई लिखना है। मोस्ट लीथल या कॉमन वायरस की बात आ जाए तो CBC। सेक्सुअल स्प्रेड में बी आएगा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में बी इज़ ग्रेटर देन सी। सेरोसिस में फिर सी आता है, C फॉर सेरोसिस, C फॉर हेपेटाइटिस सी। नीडल स्टिक इंजरी में हेपेटाइटिस बी इज़ ग्रेटर देन हेपेटाइटिस सी। और ए और ई आपके साथ नेक्ड वायरसेस हैं। A male presented to OPD with 104 fever for the last 4 days and gives history of using anti-malarial. She has been passing cola color urine for the last 1 day with deranged LFTs and increased unconjugated bilirubin. तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज आपके साथ क्या है? तो एंटी मलेरियल एक पेशेंट यूज़ कर रहा है, इससे टिपिकली आपका ये सिनेरियो सारा का सारा डायग्नोज हो जाता है। हेमोलिसिस भी हुई है, कोला कलर यूरिन है, तो ये आपको G6PD में मिलते हैं। अ ड्रग कैन प्रेसिपिटेट हेमोलिसिस इन G6PD डिफिशेंसी। तो जो आपके साथ G6PD में हेमोलिसिस कॉज करवा सकता है अमंग्स द फॉलोइंग वो कौन सा है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, प्राइमाक्वीन। जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं वो आपके साथ हेमोलिसिस कॉज करवाते हैं इन G6PD। अच्छा, इसमें आपके साथ ऑक्सीडेंट ड्रग्स सच एज प्राइमाक्वीन कैन ट्रिगर हेमोलिसिस इन G6PD डिफिशेंसी। फिर है फास्ट पेन फाइबर्स आर। तो एक स्लो पेन फाइबर्स हैं, स्लो सी। मैंने इस तरह याद रखा था कि स्लो सी।
और जो फास्ट पेन है उसमें ए डेल्टा आते हैं। ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमनली ऑकर्स आफ्टर रेडिएशन, तो रेडिएशन के बाद आपके साथ कौन सा ब्रेन ट्यूमर होता है? दैट इज़ योर मेनिनजियोमा। मेनिनजियोमा जो है आपके साथ मोस्ट कॉमन आफ्टर रेडिएशन। तो मोस्ट कॉमन आफ्टर रेडिएशन सबसे पहले ल्यूकीमिया आता है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर की बात आ जाए तो उसमें मेनिनजियोमा लिखनी है। वुमेन फ्रॉम नॉर्थ वजीरिस्तान प्रेजेंट्स विद थायराइड कैंसर and has metastasis to bone and lungs। वुमेन है नॉर्थ वजीरिस्तान से, उसको थायराइड कैंसर है और मेटास्टेसाइज हुआ है बोन्स पे और लंग्स में। तो ये कौन से टाइप का थायराइड कैंसर है? तो इसमें बोन्स और लंग्स में जो जाता है वो आपके साथ है एन फॉलिकुलर कार्सिनोमा, जो सबसे मोस्ट कॉमन है। ये स्प्रेड्स वाया हेमेटोजीनियस रूट, ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है और ये मेटास्टेसाइज होता है टू द बोन्स एंड लंग्स। आयोडीन डिफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड होता है और ये प्रेवलेंट होता है गोइटर एंडेमिक रीजन्स में सच एज नॉर्थ वजीरिस्तान। In patient with suspected infective endocarditis, when should blood culture be taken in relation to antibiotic therapy? पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, तो आपने when should blood culture be taken in relation to antibiotic therapy, blood cultures आपने इसमें कब लेने हैं? After completing full antibiotic course, after the first dose of antibiotic, at the time of antibiotic administration, before starting antibiotic multiple sets from separate venipuncture sites, या only after fever subsides। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में ब्लड कल्चर्स आपने कब कब करने हैं? दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपके साथ क्या है? दैट इज़ बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स मल्टीपल सेट्स फ्रॉम सेपरेट वेन्यूपंक्चर साइट्स। तो आपने इसमें कब कल्चर्स लेने हैं? जब आपने एंटीबायोटिक शुरू किया उससे पहले आपने कल्चर लेना है। ठीक है, तो ये आप याद रखो। एंटीबायोटिक आपने अभी इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इन सस्पेक्टेड एंडोकार्डाइटिस ब्लड कल्चर मस्ट बी ऑब्टेन बिफोर इनिशिएटिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करने से पहले ब्लड कल्चर लो, ideally as 3 separate sets from different venipuncture sites to detect persistent bacteremia and maximize diagnostic accuracy। हर्तल सेल ऑनकोसिस्टिक कार्सिनोमा मोस्ट कॉमनली अराइजेज इन, ये हर्तल सेल्स आपको हैशिमोटोज़ में भी मिलते हैं। और ये ऑनकोसिस्टिक कार्सिनोमा आपके साथ कहाँ से अराइज होता है? तो दिस इज़ फ्रॉम द थायराइड। हर्तल आपको हैशिमोटोज़ में मिलते हैं जो थायराइड का एक प्रॉब्लम है। अ पेशेंट विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी डेवलप सडन टेस्टिकुलर टॉर्जन। हिस्टोलॉजी शोज फिब्रिन डिपोजिशन इन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द टेस्टिकुलर आर्टरी। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, उसको टेस्टिकुलर टॉर्जन डेवलप हुई, फिब्रिन डिपोजिशन हुआ इन द ट्यूनिका मीडिया। तो द टाइप ऑफ नेक्रोसिस, इसमें कौन से टाइप की नेक्रोसिस आपको मिलेगी? दैट विल बी योर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। जब भी एक पेशेंट को ट्यूनिका मीडिया में कोई डिपोजिशन की बात करे आपके साथ ऑफ एनी आर्टरी, दैट इज़ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस occur in immune mediated vascular injury, pan associated with HBV एंड फाइब्रिन लाइक डिपॉजिट्स भी आपको फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में मिलते हैं। अ पेशेंट विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी प्रेजेंट्स विद सडन सेवियर टेस्टिकुलर पेन ड्यू टू टेस्टिकुलर टॉर्जन। हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको फाइब्रिन लाइक डिपोजिशंस नज़र आएंगे इन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द टेस्टिकुलर आर्टरी। व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज़ दिस? तो ये कौन से टाइप की नेक्रोसिस है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस अगेन। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस वही सेम एक्सप्लेनेशन इन्होंने फिर से दी है। अच्छा, फिर है अ पर्सन गॉट स्टैब वाउंड 3 सेंटीमीटर वर्टिकल ऑन लेटरल साइड ऑफ द लीनिया एल्बा। इनिशियली ही वाज फाइन बट देन उसको हाइपोटेंशन और शॉक डेवलप हुआ। तो इसमें कौन सा वेसल डैमेज है? तो 3 सेंटीमीटर वर्टिकल लेटरल टू द
राइट साइड ऑफ लीनिया एल्बा में आपको आईवीसी सॉरी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, अच्छा ये इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। 3 centimeter vertical on the lateral side of linea alba. Initially he was fine, but then अच्छा ये ठीक है। ये लीनिया एल्बा के अगर उन्होंने आपको सिक्स्थ कॉस्टल इंटरकॉस्टल स्पेस की बात की तो उसमें आपने आईवीसी लिखना है, लेकिन ये राइट साइड ऑफ द लीनिया एल्बा है तो उसमें आपके साथ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी में अगर डैमेज हुआ है तो इट कैन लीड टू हाइपोटेंशन एंड शॉक, ठीक है। तो दिस इज़ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। A patient presents with thyroid swelling suspicious of malignancy. Which investigation is most appropriate to further evaluate the thyroid tumor? Patient को thyroid swelling है suspicious for malignancy. Which investigation is most appropriate to further evaluate the thyroid tumor? तो इसके लिए हम FNAC fine needle aspiration cytology करते हैं। FNAC हम कब करते हैं? जब एक पेशेंट को थायराइड नोड्यूल हो, टू डिफरेंशिएट बिनाइन फ्रॉम मैलिग्नेंट लीजन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एवेल्युएटिंग थायराइड नोड्यूल, और उसको फिर आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये थायराइड नोड्यूल बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, उसके लिए एफएनएसी करनी है। ये एक मिनिमली इन्वेसिव कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर है और provide cytological diagnosis guiding further management. 55-year-old shipyard worker presents with worsening dyspnea and bilateral pleural plaques. On imaging, the likely exposure is, तो 55-year-old shipyard worker है, उसको dyspnea है, pleural plaques है, तो ये किस वजह से? That is because of asbestos। ये pleural plaque का ये इसका टिपिकल कीवर्ड है प्लूरल प्लेक, ये आपको एस्बेस्टोस के साथ मिलते हैं। एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड फॉर अ प्रोसीजर इन हेपेटाइटिस बी पेशेंट। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर इट, तो एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर में यूज़ हुआ फॉर हेपेटाइटिस बी, तो इसके लिए मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या है? ऑटोक्लेविंग विद करेक्ट टाइम एंड प्रेशर मेंशन्ड, soaking in glutaraldehyde 2% for 30 minutes, sitz bath, और ऑप्शन डी है 1% hypochlorite। सो ये glutaraldehyde है, soaking in glutaraldehyde 2% for 30 minutes से एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स। फ्लोर की बात आ जाए उसमें हम 1% hypochlorite लिखते हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट की बात आ जाए उसमें आपने 2% glutaraldehyde लिखना है। फिर है एक्सप्लेनेशन फॉर हीट सेंसिटिव सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एंडोस्कोप, उसमें हाई लेवल डिसइंफेक्शन रिक्वायर्ड होती है। 2% ग्लूटाल्डिहाइड गोल्ड स्टैंडर्ड केमिकल एजेंट है जो कि आपके साथ ये डिसइंफेक्शन करवाएगा और इफ़ेक्टिवली किलिंग हेपेटाइटिस बी। फिर है बीटा एड्रीनर्जिक कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट, तो बीटा एड्रीनर्जिक का इफ़ेक्ट क्या होगा? ये आपके साथ कार्डियक एक्सेलरेशन कॉज करवाता है। अ प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बॉय हैविंग रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नाउ विच एनेस्थेटिक ड्रग इज़ अवॉइडेड, तो प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, तो इसमें कौन सा ड्रग आपने अवॉइड करना है? दैट इज़ केटामीन। A patient with acute appendicitis initially experiences pain around the umbilicus, तो पेन अराउंड द एम्ब्लाइकस में ये पेन T10 के साथ, डर्माटोम इसका क्या है? T10 है। A person is having history of smoking on endoscope, there is velvety lesion in the lower third of esophagus, तो पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, एंडोस्कोपी पे वेलवेटी लीजन है इन द लोअर थर्ड एसोफेगस, तो इसका रिस्क फैक्टर क्या है? दैट इज़ एडिनोकार्सिनोमा। अपर 2/3 में एडिनोकार्सिनोमा आपको, लोअर 1/3 में एडिनोकार्सिनोमा मिलती है, और अपर 2/3 में यू गेट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अच्छा, फिर है फॉरेन बॉडी व्हेन एस्पायरेटेड इन द सुपाइन पोजीशन मोस्ट कॉमनली ट्रेवल टू विच एरिया ऑफ द लंग, तो फॉरेन बॉडी है जब वो एस्पायरेटेड हुई इन सुपाइन पोजीशन, तो ये आपके साथ जाएगी एपिकल सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब।
ये हमने कई दफ़ा पढ़ा है। एपिकल सेगमेंट है और राइट साइड पे जाएगा बिकॉज दैट इज़ मोर वर्टिकल, मोर वाइडर, मोर शॉर्टर। तो फॉरेन बॉडी राइट साइड पे और लोअर लोब में जाएगी जब एक पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा। 40-year-old patient presents with long history of postprandial right upper quadrant pain. He now has fever and elevated total leukocyte count. On examination, there is tenderness in the right upper quadrant with arrest of inspiration on deep palpation. पॉजिटिव मर्फी साइन है। अल्ट्रासाउंड पे आपको गॉल ब्लैडर वॉल की थिकनेस नज़र आ रही है, मल्टीपल गॉल स्टोन्स एंड पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड नज़र आ रहा है। तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? ये पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड आपको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में मिलता है। अ न्यूनेट ब्रॉट फ्रॉम द नर्सरी डेवलप जनरलाइज्ड वेसिकुलर रैश। The lesion was present in different stages and appear as clear vesicle on an erythematous base. Describe as dew drop on rose petal. तो ये ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल आपको मिलता है वेरिसेला जूस्टर वायरस में। ऑप्शन नंबर बी वेरिसेला जूस्टर वायरस में। 35-year-old man presents with recurrent renal stone, epigastric pain and episodes of hypoglycemia. Laboratory investigation पे आपको it reveals hypercalcemia, elevated parathyroid hormone levels and increased serum gastrin. Imaging shows a pancreatic mass. Which of the following syndrome is the most likely diagnosed? तो इसमें patient is having hypercalcemia, parathyroid hormone levels उसमें आपके साथ elevated है, serum gastrin भी ज़्यादा है, pancreatic mass है, pancreatic carcinoma है, और ये आपके साथ आपको मिलता है इन men 1। मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लीजिया टाइप 1 में आपको मिलता है। मैन 1 में 3 पीज आपने याद रखने हैं। पैराथायरॉयड एडिनोमा जिसमें हाइपरकैल्सीमिया और रीनल स्टोन्स आते हैं। तो इन्होंने आपको हाइपरकैल्सीमिया के बारे में भी बताया है, रीनल स्टोन्स के बारे में भी बताया है। यू शुड सस्पेक्ट पैराथायरॉयड एडिनोमा। द सेकेंड थिंग इज़ पैंक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जिसमें गैस्ट्रिनोमा आता है, जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम या इंसुलिनोमा विच कॉजेज़ हाइपोग्लाइसीमिया। तो इन्होंने आपको सीरम गैस्ट्रिन लेवल ज़्यादा दिए थे विच इंडिकेट्स पैंक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। और द थर्ड थिंग इज़ पिट्यूटरी एडिनोमा। इट इज़ कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ MEN1 जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो ये ट्रिपल पीज अगर आपके साथ आए दे आर एसोसिएटेड विद MEN1। अच्छा, फिर है द कैरेक्टरिस्टिक जॉइंट सेल सीन इन TB आर। तो TB में आपको लैंगहैन जॉइंट सेल्स नज़र आएंगे। लैंगरहैन नहीं लिखना, लैंगहैन लिखना है, हैन HAN लैंगहैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्यूमर मार्कर फॉर पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। तो पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा के लिए जो ट्यूमर मार्कर है दैट इज़ CEA, जो कोलोरेक्टल के लिए भी हम यूज़ करते हैं, फॉलोअप के लिए भी यूज़ करते हैं। ट्यूमर मार्कर फॉर मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। तो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड के लिए कैल्सिटोनिन, जो आपके साथ ऑप्शन नंबर ई में इन्होंने दिया है, कैल्सिटोनिन। अच्छा, फिर है हिस्टामिन रिलीज ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन इज़ प्राइमरीली प्रोड्यूस फ्रॉम हिस्टडीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। हिस्टामिन जो एलर्जिक रिएक्शन में रिलीज़ होता है, it is produced from histidine in which cell? So it is produced from histidine in the mast cells. During appendectomy which nerve is most commonly injured? तो appendix के ऑपरेशन में appendectomy में कौन सा नर्व सबसे ज़्यादा इंजर होता है? That is your iliohypogastric nerve. ऑप्शन नंबर डी, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली इंजर होता है। पेन arising from irritation of the peritoneum in the epigastric region is transmitted to the spinal cord by which nerve? तो पेन जो irritation of peritoneum in the epigastric region से arise होता है, transmit होता है to the spinal cord by which nerve? By the greater splanchnic nerve. Option number B. An elderly woman presents in the morning with confusion and other CNS symptoms. She has history of diabetes but did not take insulin.
द प्रीवियस नाइट। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन पे लो ब्लड ग्लूकोज आपको नज़र आ रहा है, हाई इंसुलिन लेवल्स हैं एंड एलिवेटेड सी पेप्टाइड लेवल्स हैं। तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर कंडीशन क्या हो गया? द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द कंडीशन इज़ ऑप्शन नंबर ई, इंसुलिनोमा। ये हाई इंसुलिन लेवल, हाई सी पेप्टाइड लेवल्स, ये सारे आपको मिलते हैं इंसुलिनोमा में। ये एक एंडोजीनियस इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है। इट कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया विद हाई इंसुलिन एंड हाई सी पेप्टाइड लेवल्स। फिर है एक्सोजीनियस इंसुलिन यूज वुड कॉज हाई इंसुलिन बट लो सी पेप्टाइड। सीएनएस सिम्टम्स में कन्फ्यूजन, अल्टर मेंटल स्टेटस आता है। लो ग्लूकोज या हाई इंसुलिन या हाई सी पेप्टाइड इंसुलिनोमा की तरफ इंडिकेट करवाता है। अगर ग्लूकोज कम हो, इंसुलिन ज़्यादा हो और सी पेप्टाइड भी लो हो तो इसका मतलब है एक्सोजीनियस इंसुलिन है। तो इसका डिफरेंस आप याद रखें, ठीक है। द मेन डिफरेंस इज़ ऑन हाई सी पेप्टाइड लेवल। अगर सी पेप्टाइड लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिनोमा है, अगर सी पेप्टाइड लेवल कम है तो ये एक्सोजीनियस बाहर से इंसुलिन ले रहा है, ठीक है। तो सी पेप्टाइड ज़्यादा है तो इट इज़ इंसुलिनोमा। अगर सी पेप्टाइड लेवल कम है तो पेशेंट इज़ टेकिंग एक्सोजीनियस इंसुलिन। 32-year-old woman in her third trimester of pregnancy complains of intermittent pain in her medial thigh when standing. Examination reveals no neurological deficits. The doctor reassured her this is normal finding due to stretching or compression of which structure? तो ये है due to stretch or compression of obturator nerve, ऑप्शन नंबर ए। तो पेशेंट को, वुमेन है, थर्ड ट्राइमेस्टर में आई है, इंटरमिटेंट पेन है मीडियल थाई में। मीडियल थाई में आपको, इसका कीवर्ड है मीडियल थाई। मीडियल थाई में ऑब्टूरेटर नर्व होता है। अ बॉय प्रेजेंट्स विद फैटीग, इजी ब्रूजिंग, रिकरेंट इन्फेक्शन फॉर 3 वीक्स। एग्जामिनेशन पे पेलर, पैटीक और माइल्ड जिंजाइवल ब्लीडिंग आपको नज़र आ रही है। लैब्स पे यू विल दे शो पैनसाइटोपिनिया और सर्कुलेटिंग ब्लास्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? छोटा बॉय है, बॉयज़ में यूजुअली एएलएल आपको नज़र आता है, ऑप्शन सी। बच्चों में रैपिड ऑनसेट 3 वीक सिम्टम्स है, पैनसाइटोपिनिया वगैरह है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और combined with presence of circulating blast points to an acute leukemia in young boy. ALL is the most common type of acute leukemia and is therefore the most likely diagnosis. फिर है 35-year-old patient presents with fatigue, weight loss and low-grade fever. On physical examination, the patient has splenomegaly and mild pallor. Laboratory finding shows an elevated WBC count of 120 microliter with predominance of myeloid cells. Red blood cells and platelet counts are normal. Which of the following is your diagnosis? तो इसमें your diagnosis is CML. इसमें एज 35 है और इसके जो टिपिकल कीवर्ड है, एक आपके साथ स्प्लीनोमेगैली आपने याद रखनी है, ये टिपिकल है फॉर CML। CML से याद रखो कि chronic crazy massive large spleen, crazy massive large spleen, स्प्लीनोमेगैली आपको मिलती है इन CML। और एलिवेटेड WBC काउंट होगा। इसमें आपको इन्होंने फिर कहा है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ माइलॉइड है, तो माइलॉइड का मतलब है ये आइदर AML होगा या CML होगा। ALL और CLL तो बीच से हट गए क्योंकि वो लिम्फॉइड सेल्स के बारे में बात करेंगी। अगर माइलॉइड सेल्स की बात हो आ गई तो इट इज़ आइदर AML और CML। बाकी इसमें स्प्लीनोमेगैली आपको मिलती है CML में, स्प्लीनोमेगैली, और आपको स्मज सेल और रॉड्स मिलते हैं AML में। AML में जो है एडल्ट माइलोब्लास्ट और रॉड्स MPO पॉजिटिव होगा और एज़यूरोफिलिक नीडल शेप ग्रेन्यूल्स इन माइलोब्लास्ट साइटोप्लाज्म आपको नज़र आएगी। ALL में चिल्ड्रन में होता है, इसमें लिम्फोब्लास्ट्स होते हैं, TDT पॉजिटिव होगा।
CML में आपके साथ ल्यूकोसाइटोसिस होती है, ल्यूकोसाइट की सिंथेसिस आपके साथ होगी। विद मेच्योर माइलॉइड फॉर्म्स फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम आपके साथ इसमें मिलता है। 922 ट्रांसलोकेशन होती है, AML में 821 होगी। CLL एल्डरली में होता है, यूजुअली मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज। स्मॉल मेच्योर लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, स्मट सेल्स आपको मिलते हैं। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है? ये और ओल्डर एडल्ट्स में होता है, उनमें आपको साइटोपिनियाज मिलती है, डिस्प्लास्टिक मैरो सेल्स मिलते हैं आपको। अच्छा, फिर है 55 ईयर ओल्ड पेशेंट विद जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, platelets and TLC count was raised, peripheral smear shows mature lymphocytes. What is the diagnosis? तो इसका diagnose क्या हुआ? That becomes your hairy cell leukemia. Sorry, that becomes your CLL. CLL आपके साथ है, बिल्कुल ठीक है, CLL है। CLL क्यों है? Because आपके साथ लिम्फेडेनोपैथी है और आपके साथ लिम्फोसाइट्स भी नज़र आ रहे हैं इसमें। दूसरी बात यह है कि इसमें इन्होंने आपको 55 ईयर ऑफ एज भी दिया है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या दें, इसमें आपने क्या सस्पेक्ट करना है? दिस इज़ अ केस ऑफ CLL। फिर है 55 ईयर ओल्ड मैन कंप्लेन्स ऑफ इंटेंस इचिंग एंड रेडनेस ऑफ skin after taking hot bath. He also reports headache, dizziness on the examination. He has ruddy complexion and splenomegaly. Lab investigation shows increased hemoglobin, hematocrit and leukocytosis with low erythropoietin level. तो इसमें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हुआ? तो हॉट बाथ उसने लिया, उसके बाद उसको हेडेक, डिजीनेस है और उसको स्प्लीनोमेगैली वगैरह है। इन्वेस्टिगेशन पे आपको इंक्रीज हेमोग्लोबिन लेवल नज़र आ रहा है और ल्यूकोसाइटोसिस और एरिथ्रोपोइटिन लो है। तो ये चीज़ें आपको मिलती है पॉलीसाइथीमिया वेरा में, ऑप्शन नंबर बी। जो एरिथ्रोपोइटिन लो होगा तो इट इंडिकेट्स पॉलीसाइथीमिया वेरा, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया नहीं है। दिस इज polycythemia vera, option A. A patient on ATT can differentiate between traffic light colors. Which of the following drug is likely responsible? तो ये इस पेशेंट को ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक प्रॉब्लम्स है। ई फॉर ईथम्ब्यूटोल, ई फॉर आई, ठीक है, इस तरह याद रखें। जब भी आई के प्रॉब्लम्स होंगे उसमें ईथम्ब्यूटोल विल बी इन्वॉल्व्ड। तो ये मैंने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिटेल से ये सारे आपको बार बार पढ़वाए हैं। अ चाइल्ड प्रेजेंट्स विद फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग एंड नेक स्टिफनेस। ऑन एग्जामिनेशन बोथ कर्निंग एंड ब्रुजिंस्की साइन आर पॉजिटिव। तो इसमें इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा? इनिशियल ट्रीटमेंट में जब भी एक पेशेंट है और उसको मेनिंजाइटिस के साइंस होंगे तो मेनिंजाइटिस में आपने सेफ्ट्राइक्सोन देना है। अगर ये एल्डरली पेशेंट होगा तो सेफ्ट्राइक्सोन के साथ आप एम्फिसिलिन देते हो फॉर कवरिंग लिस्टीरिया, ठीक है। तो सेफ्ट्राइक्सोन आपका इनिशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए इन मेनिंजाइटिस। टाइप ऑफ फ्लूइड ड्यू टू CHF, कॉन्जेनिटल हार्ट फेलियर, सॉरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो आपको फ्लूइड मिलता है ये कौन सा होता है? दैट इज़ ट्रांसुडेट, ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसुडेट आपको मिलेगा CHF में। ट्रांसुडेट, एक्सुडेट नहीं लिखना, ट्रांसुडेट, ट्रांसुडेट लिखना है, ट्रांसुडेट। अ पेशेंट विद लोकलाइज्ड बैक्टीरियल सेलुलाइटिस develops marked swelling, warmth and an exudative fluid accumulation in the interstitial space. अभी यहाँ पे हम exudate की बात कर रहे हैं। CHF में transudate था, exudative fluid accumulation हुई interstitial space में। What type of edema fluid is expected in inflamed tissue? तो ये तो इन्होंने बहुत आसान कर लिया, एक्सुडेट का बता भी दिया और आंसर भी एक्सुडेट होगा। समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस भी ये दे देते हैं कि उन्होंने आपको क्वेश्चंस में बताया भी होगा, दैट इज़ एक्सुडेटिव हाई प्रोटीन। एक्सुडेटिव क्या होता है? जिसमें हाई प्रोटीन होगा।
फ्लूइड ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी। फिर इसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इम्परमिएबल टू मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में which of the following substance is impermeable to membrane? That is your albumin, option number C. 42-year-old woman is diagnosed with thyroid tumor. Histopathology पे आपको overlapping nuclei, finely dispersed chromatin, orphan ani nuclei with numerous samoma bodies, ये typical keywords आपको दे रहे हैं। overlapping nuclei, orphan ani nuclei, numerous samoma bodies, ये पेपिलरी कार्सिनोमा में आपको मिलते हैं। After thyroidectomy of patient, the histology of excised tissue shows encapsulated mass. Consider metastasis through invasion. Most likely primary lesion कहाँ पे होगा? अगर एक पेशेंट ने थायरॉयडेक्टमी की, हिस्टोलॉजी ऑफ एक्साइज टिश्यू पे आपको एक इनकैप्सुलेटेड मास नज़र आ रहा है, तो मेटास्टेसिस थ्रू इन्वेजन ये मेनली पूछ रहे हैं कि इन्वेजन के थ्रू कौन सा कार्सिनोमा आपके साथ जो है स्प्रेड होता है, दैट इज़ फॉलिकुलर कार्सिनोमा। बिल्कुल ऑप्शन ए ही है। व्हेन बोथ एलील्स आर फुली एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगोट, जब बोथ एलील्स फुली एक्सप्रेस हो जाते हैं, इसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। A man presents with generalized body swelling for 2 weeks. Physical exam shows thick wall kidney. 24-hour urinary protein is 4 gram per day. Biopsy पे आपको apple green birefringent fibrils on Congo red stain नज़र आ रही है, तो इसका डायग्नोस क्या होगा? दैट इज़ मल्टीपल माइलोमा। अच्छा, फिर मल्टीपल माइलोमा के बारे में इन्होंने आपको कहा है, इसमें एक आप गैम याद रखो, GAM, पहले G आएगा फिर A फिर M। फिर फीचर्स में क्रैब निमोनिक था, हाइपर कैल्सीमिया, रीनल इन्वॉल्वमेंट, एनीमिया, बोन लिटिक लीजन पंच्ड आउट ऑन एक्सरे, बैक पेन, रोलेक्स फॉर्मेशन, बोन मैरो एनालिसिस पे 10%, मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स विद क्लॉक फेस क्रोमेटिन। सी आपको नज़र आएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कंटेनिंग IgG, ये आपको मल्टीपल माइलोमा में नज़र आते हैं। A patient presents with weakness during supination and flexion of elbow. Patient को weakness है supination और flexion of the elbow में, तो कौन सा nerve injure है? That is your supination नहीं कर सकता, flexion, तो musculocutaneous nerve होगा, option number A। Man cannot laterally rotate his shoulder after posterior shoulder trauma. मैन लेटरली रोटेट नहीं कर सकता शोल्डर को आफ्टर पोस्टीरियर शोल्डर ट्रॉमा। विच मसल इज़ इंजर्ड, तो इसमें जो इंजर्ड मसल है दैट इज़ इंफ्रास्पाइनेटस। ये आपसे मीडियल और लेटरल रोटेटर्स के बारे में कह रहे हैं, तो मीडियल और लेटरल रोटेटर्स का आपको पता होना चाहिए। मीडियल में आप सबस्कैपुलरिस टीरीज मेजर लेटिसमस डोर्साई एंटीरियर डेल्टॉइड, ये आपके साथ मीडियल रोटेटर्स हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेटरल रोटेशंस में टिप याद रखो, TIP, तो टीरीज माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस और पोस्टीरियर डेल्टॉइड, ठीक है। तो ये लेटरल रोटेटर्स हैं। 60-year-old patient with known history of atrial fibrillation presents to ER. He appears hemodynamically stable, but he complains of sudden shortness of breath and you notice blood coming out of his mouth. What is the most appropriate next investigation? तो इसमें जो next investigation हम करेंगे, CT pulmonary angiography करेंगे। A fibrillation, atrial fibrillation, hemodynamically stable वगैरह है, तो पेशेंट जो है AFib है उसको, और हाई पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क है उसको, तो उसमें हमने CT पल्मोनरी एंजियोग्राम करना है। हेमोप्टिसिस, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, AFib आपके साथ एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ सजेस्ट करता है। स्टेबल पेशेंट में हम CT पल्मोनरी एंजियोग्राम, जिसे हम CTPA कहते हैं, और D-dimer इज़ नॉट यूजफुल व्हेन P इज़ स्ट्रांगली सस्पेक्टेड। अच्छा, चेस्ट एक्सरे और ABG डू नॉट डायग्नोस। पायोजेनिक एसाइटीज़
कौन कॉज करवाता है? पायोजेनिक एसाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियोइड्स या ई कोलाई? इट्स ई कोलाई। ठीक है। एसिटिक टैप में आपने ई कोलाई याद रखना है। सिंपल पेरिटोनाइटिस में भी ई कोलाई है, लेकिन पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस में इन्होंने ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन ठीक है, दिस इज़ बैक्टीरियोइड्स, क्योंकि इन्होंने अच्छा ये पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस नहीं है, पायोजेनिक एसाइटिस है। तो पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस में ई कोलाई में बैक्टीरियोइड्स, पायोजेनिक एसाइटिस में आपने ई कोलाई लिखना है। परप्यूरल सेप्सिस में आपने ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई और बैक्टीरियोइड्स लिखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिवरी ग्लैंड इज मिक्स्ड ग्लैंड containing both serous and mucinous acini with serous demulunes? तो सिलिवरी ग्लैंड कौन सा सिल्यूरिड ग्लैंड है? जो मिक्स ग्लैंड है उसमें सीरस और म्यूसिनस एसिनाई है और सीरस डेम्यूल्यून्स है, दैट इज़ योर सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो पैरोटिड में पैरोटिड इस सीरस है, थिक कैप्सूल होगा, डक्ट्स इसमें लॉन्ग और वाइड आपको मिलेंगे और एसिडोफिलिक होगा। सब मैंडिबुलर जो है ये एक मिक्स ग्लैंड है, कैप्सूल है इसमें, डक शॉर्ट होंगे, नैरो। सबलिंगुअल म्यूसिनस है, इसमें कैप्सूल नहीं होता, बेजोफिलिक होता है और डक्ट्स भी नहीं होते। सबलिंगुअल में कोई चीज़ नहीं होती और ये म्यूसिनस है। सब मैंडिबुलर मिक्स है और पैरोटिड आपके साथ सीरस है। A patient with carcinoma involving the anterior two-third of the tongue, the primary arterial supply to this region is from which artery? तो anterior two-third of the tongue की arterial supply पूछ रहे हैं, that is your lingual artery. Frey syndrome is characterized by sweating and flushing over the preauricular region during eating. This syndrome results from injury to which of the following nerve? It results from injury to the auriculotemporal nerve. Aberrant regeneration post-parotid surgery trauma, auriculotemporal nerve, parasympathetic fiber re-innervate sweat glands, gustatory sweating triggered by eating. A patient presents with epistaxis and bleeding from lateral wall of nose. तो इसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? दैट इज़ योर sphenopalatine artery, option number B. 3-year-old child presents with chronic diarrhea, foul-smelling, pale stools, and failure to thrive. On examination, he appears undernourished. Which of the following vitamin deficiency is most likely responsible for his condition? तो इसमें कौन सा होगा? That is your retinoic acid, vitamin A. A child with chronic diarrhea, foul-smelling, pale stools, failure to thrive. This suggests fat malabsorption, steatorrhea, fat-soluble विटामिन डिफिशिएंसी ADEK। पेशेंट है उसको डैंड्रफ है, ही वॉज प्रिस्क्राइब एंटी फंगल। विच एसेंशियल फैटी एसिड डिफिशिएंसी माइट कंट्रीब्यूट टू दिस कंडीशन? तो इसमें जो फैटी एसिड दैट विल कंट्रीब्यूट टू दिस इज़ योर लिनोलिक एसिड। A patient develops ischemic colitis localized to transverse colon. Which artery is most likely involved? That is the middle colic artery. The middle colic artery, a branch of superior mesenteric artery, ये सप्लाई करता है ट्रांसवर्स कोलॉन को। ऑब्स्ट्रक्शन और थ्रोम्बोसिस इस आर्टरी की हो जाए तो इट लीड्स टू इस्कीमिया इन दैट सेगमेंट। Kaposi sarcoma is caused by infection with which of the following oncogenic virus? Kaposi sarcoma में आपके साथ इन्फेक्शन होती है इन द ह्यूमन हर्पीज 8 वायरस HHV8। A patient presents with difficulty seeing distant object such as blackboard. His visual problem is corrected with a concave lens. The most likely condition he is suffering from, तो this is myopia. myopia में हम concave lens देते हैं। दूसरी बात ये है कि उसमें आपको near objects नज़र आते हैं, लेकिन distant objects such as seeing the blackboard उसमें difficulty होगी। तो ये आप याद रखो, दिस इज़ कॉल्ड नियर साइटेडनेस, और इसमें इंक्रीज एक्सियल लेंथ और एक्सेसिव रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई आपको मिलेगी। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर आपको नज़र आते हैं और कनकेव लेंस हम लगाते हैं,
हाइपरमेट्रोपिया में हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। एम्ब्लायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म के डिफरेंट मैकेनिज्म्स और करेक्शंस हैं। विच कोरोनरी आर्टरी इज़ मोस्ट कॉमनली थ्रोम्बोस्ड इन एमआई। तो मोस्ट कॉमनली जो एमआई में थ्रोम्बोज होती है लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। Patient with acute MI develop hypotension and signs of right ventricular failure. Which coronary artery is most likely involved? तो इसमें जो coronary artery involved है that is your right coronary artery. फिर है the right coronary artery supplies the right ventricle in 85% people. Right ventricular infarction reduces right ventricular pumping ability. तो less blood to left heart, decrease preload, hypotension despite normal or elevated left ventricular function. फिर है a patient with severe asthma is admitted and develops supraventricular tachycardia. Which of the following is the best initial drug to terminate arrhythmias? तो best initial तो जो हम SVT में देते हैं जो आपके साथ arrhythmias को terminate करता है that is your adenosine. Option number B adenosine. Neurotransmitter at parasympathetic postganglionic fiber. Parasympathetic postganglionic fiber में जो neurotransmitter है that is your acetylcholine. A patient presents with persistent nocturnal dry cough. Which drug is most appropriate for symptom relief? तो पेशेंट को नॉक्टर्नल ड्राई कफ है तो सिम्टम रिलीफ के लिए आपने उसको डेक्स्ट्रोमेटोरफान देना है। 20-year-old patient male presents in hospital for consultation. He is usually tall and thin for his age, with an arm span significantly greater than his height. Physical examination reveals long, slender fingers, a high arched palate, and severe scoliosis. His ophthalmologist recently diagnosed him with blistered lens subluxation, displaced superior-temporally. Given these findings, the most underlying genetic diagnosis क्या होगा? That is Marfan syndrome. Combination of feature जिसमें tall stature, arachnodactyly, ectopia lentis ये आपको मारफान में मिलते हैं, displaced superior-temporally, scoliosis वगैरह। ठीक है, इसमें FBN1 जीन में आपके साथ म्यूटेशन होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। फेब्रिलिन जीन फेब्रिलिन प्रोटीन में मसला होता है। तो फेब्रिलिन के बारे में भी अक्सर ये लोग MCQ लाते हैं। और फेब्रिलिन इज़ की कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स particularly in aorta, eyes and skeleton. काउंसिलमैन बॉडीज़ का नाम सुना, एपोप्टोसिस माइंड में डायरेक्टली आना चाहिए। तो एपोप्टोसिस है बिल्कुल, ये occur in process of apoptosis और seen in disease that is yellow fever. येलो फीवर में आपको काउंसिलमैन बॉडीज़ नज़र आएंगी। पेशेंट HBS AG पॉजिटिव है, एंटी HBC IgM पॉजिटिव है, HBE AG नेगेटिव है। तो इसका लाइकली डायग्नोज क्या है? दैट इज़ योर एक्यूट हेपेटाइटिस। द एंटीरियर पिट्यूटरी रिसीव इनहिबिटरी इनपुट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस फॉर विच हार्मोन? तो इट रिसीव inhibitory input from hypothalamus for prolactin. Dopamine for hypothalamus inhibit prolactin secretion from anterior pituitary. Patient after RTA massive blood loss, part of nephron that is responsible to bring blood pressure back to normal. तो पेशेंट को RTA के बाद बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है उससे। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कौन सा है जो ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल पे ले आता है? दैट इज़ योर अर्ली DCT. द रिस्पॉन्स टू मैसिव ब्लड लॉस involves activation of RAS system, angiotensin 2 and aldosterone secreted. ये increase करते हैं sodium water reabsorption को in the PCT और collecting ducts में, but the macula densa in the early DCT is crucial for sensing sodium and triggering the initial renin release, making the DCT key to the RAS system effect. फिर है टोटल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ऑकर वाया। टोटल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? इट ऑकर्स इन एक्टिव पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये
ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट SGLT1 और GLUT2 में टोटल ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन ऑकर होती है इन दोनों रिसेप्टर्स की वजह से। 72 ईयर ओल्ड वुमेन with a known diagnosis of lung cancer is undergoing treatment. Routine lab investigation reveals hemoglobin of 17. There is no history of dehydration or chronic hypoxia. Which of the following substance is most likely being produced by the tumor causing these findings? तो 72 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसको लंग कैंसर है, रूटीन लैब पे हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, नो डिहाइड्रेशन और क्रॉनिक हाइपोक्सिया। तो इसमें विच सब्सटेंस इज मोस्ट लाइकली बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूमर कॉजिंग दिस फाइंडिंग? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोपोइटिन। 40-year-old male है, laborer in summer after working. He presents with muscle weakness, fatigue, palpitation. एग्जामिनेशन पे डिहाइड्रेटेड है, पोलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया नज़र आ रही है और देर इज़ लो सीरम पोटाशियम। तो कौन सी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस इज़ मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ECG फाइंडिंग्स? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब है जिसकी वजह से उसके ECG फाइंडिंग इस तरह है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाइपोकेलीमिया। पेशेंट प्रेजेंटेशन है कि वो आउटडोर्स में वर्किंग कर रहा है इन द हीट और डिहाइड्रेटेड भी है, मसल वीकनेस भी है, पोलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी आपको नज़र आ रही है। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोलाइट डीरेंजमेंट्स और यूजुअली ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग। इसमें पोटेशियम लेवल कम हो जाता है विच कॉजेज हाइपोकेलीमिया और ये आपके साथ कॉज करता है कार्डिक इरिटेबिलिटी, ST depression, prominent U waves, malignancy, ventricular arrhythmias like torsade de pointes. फिर है after massive blood transfusion, patient develops carpopedal spasm due to low calcium, hypocalcemia की वजह से। Patient has puffy skin, hoarse voice, TSH concentration low है और increase markedly when given TRH। तो अगर TSH low है और increase होता है with TRH, this is a case of hyperthyroidism due to problem in the hypothalamus। अगर कंसंट्रेशन हाई होती और उसके बाद फिर हाई हो जाती तो फिर थायराइड में मसला होता। तो दिस इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू विद हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम। इन सिवियर PPH मैनेजमेंट ऑर्डर ऑफ वेसल लाइगेशन क्या है? Order of vessel ligation is uterine artery first, then internal iliac artery. 27-year-old woman requests mammogram because both her mother and sister died of metastatic breast cancer before 40 years of age. Which of the following would add to this patient risk for breast cancer? तो breast cancer में BRCA1 mutation ऐड करता है, रिस्क में एडिशन करता है BRCA1 की म्यूटेशन। Patient presents with bloody diarrhea, abdominal pain. Diagnostic study में pattern of submucosal edema आपको नज़र आ रही है which causes finger-like projection into the lumen. Radiologically described as thumbprint sign. thumbprint sign आपको किस चीज़ में मिलता है? तो ये आपने याद रखना है कि ischemic colitis में you will find thumbprint sign. thumbprint sign आपको मिलेगा in ischemic colitis. थंबप्रिंट साइन जो है ये किस वजह से होता है? ड्यू टू लोकलाइज सबम्यूकोजल हेमोरेज। सबम्यूकोजल हेमोरेज हो जाएगा एंड एडेमा सेकेंडरी टू इस्कीमिया और इसमें हॉलमार्क में यू विल गेट इस्कीमिक कोलाइटिस इन द एक्यूट फेज। फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस एंड ट्यूमर सेल्स क्या है? वायरस और ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन जो है आपको नेचुरल किलर सेल्स मिलते हैं। Patient came in ER after RTA. UMN lesion suspected. What will be seen? तो patient ER में आया after RTA, upper motor neuron lesion है। तो what will be seen? तो इसमें आपको upper में US याद रखो, U for upper, S for spastic paralysis. Female patient diagnosed with case of fibroid uterus. Histology पे decreased glands and stroma around it.
तो ये किस वजह से, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एट्रोफी, डिक्रीज इन ग्लैंड्स और स्ट्रोमा का मतलब है एट्रोफी हुई है। ब्रोका एरिया कहाँ पे लोकेटेड होती है? इंफीरियर फ्रंटल लोब पे आपके साथ होती है, इंफीरियर फ्रंटल गायरस पे, सॉरी। अभी इन्होंने ये देखें, ये यहाँ पे आपको इस तरह कंफ्यूज कर सकते हैं कि इंफीरियर फ्रंटल लोब है कि इंफीरियर फ्रंटल गायरस है। तो ये आप याद रखो कि ब्रोका एरिया इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होगा। नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में लीजन होता है, और जब नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में होगा इट इज़ कॉल्ड एनोमिक एफेजिया। ब्रोका में मोटर एफेजिया आपको मिलती है, नॉन फ्लुएंट स्पीच होगी, एरिया 44 और 45 इन्वॉल्व होते हैं, और इंफीरियर फ्रंटल गायराई। वर्निकी में सेंसरी एफेजिया, फ्लुएंट एरिया 22, सुपीरियर टेम्पोरल गायराई। ग्लोबल एफेजिया में बोथ वर्निकी और ब्रोका एरिया प्लस आर्कुएट फेसिकुलस। तो आर्कुएट फेसिकुलस आया, ग्लोबल एफेजिया की तरफ जाना है। एनोमिक एफेजिया में माइल्ड फ्लुएंट एफेजिया आ जाती है, वर्ड रिट्रीवल में मसला होता है, और एंगुलर गायरस होता है। तो आर्कुएट आपको ग्लोबल में मिलेगा, एंगुलर आपको मिलता है एनोमिक में। An elderly woman sustained a RTA. After recovery, she is able to recall past events but unable to form new memories. Damage to which area of the brain is most likely responsible for this condition? तो इस कंडीशन में हिपोकैम्पस इज़ डैमेज्ड। ये हमने कई दफ़ा पढ़ा है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म आपके साथ क्या कॉज करता है? इट कॉजेज वर्निकीज एनसेफेलोपैथी। 72-year woman with congestive heart failure presents with severe vomiting. For the past 3 days, she reports dizziness and weakness. Examination revealed orthostatic hypotension and signs of volume. Arterial blood gas shows pH 7.55, PaCO 248, and HCO 340. Which of the following best describe the acid-base disturbance? तो एसिड बेस डिस्टर्बेंस इसमें आपके साथ क्या है? पीएच अल्कलोसिस है, PCO2 जो है आपके साथ नॉर्मल है, लेकिन HCO3 बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, और इसमें आपके साथ क्या है? रिस्पायरेटरी कंपेंसेशन है, ऑप्शन ए। An elderly patient presents with incisional hernia as the site of previous abdominal surgery. During surgical exploration of the hernia, after opening the skin and superficial layer, which structure is encountered immediately upon opening the hernia sac? So that is your fascia transversalis. Newborn. अच्छा, before proceeding, kindly इस पेज को आप, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये सारी की सारी एफ़र्ट्स मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आपका कुछ भी नहीं जाएगा सब्सक्रिप्शन से, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। A newborn is noted at birth to have abdominal content herniating to the umbilical region covered by a membranous sac. The intestine fail to return to the abdominal cavity during fetal development. तो इसका डायग्नोस क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ अम्फेलोसील। In which phase of cell cycle are chromosome most clearly visible under light microscope? लाइट माइक्रोस्कोप में आपको क्रोमोसोम्स कब नज़र आएंगे? जब वो आपके साथ होते हैं इन मेटाफेज। A child presents with self-mutilation, elevated uric acid, which enzyme deficiency? तो HGPRT लीशनिहान की बात कर रहे हैं, उसमें सेल्फ म्यूटिलेटिंग डिजीज म्यूटिलेशन आपको नज़र आती है, ठीक है। और ये ऑटोसोमल एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है, इसमें यूरिक एसिड एक्युमुलेशन हो जाती है, सेल्फ म्यूटिलेशन लिप फिंगर बाइटिंग करता है, कोरियो एथिटोसिस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपको मिलती है। हाइपर यूरिसीमिया में गाउटी आर्थराइटिस रीनल स्टोन्स होते हैं, और टेसैक में आपको चेरी रेड स्पॉट मिलता है, हेक्सो एमिनिडेज ए डिफिशियंसी आपको मिलती है। 32-year-old woman presents with 2 months after massive postpartum hemorrhage with fatigue, laceration, lactation failure, amenorrhea and hypotension. तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ शीहान। ये रिपीटेड है। फर्स्ट वेब लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? फर्स्ट वेब का लिम्फेटिक ड्रेनेज इज इंफ्रा क्लेविकुलर, सेकेंड में सुप्रा क्लेविकुलर होगा। फर्स्ट और सेकेंड में
They drain into the cephalic vein, into the infraclavicular third and fourth web space along the basilic vein, and they drain into the epitrochlear vein. थंब और इंडेक्स फिंगर में आपके साथ इंफ्राक्लेविकुलर होते हैं, बाकी सारे फिंगर्स में सुप्राक्लेविकुलर होंगे. Patient presents with RTA with left upper abdominal pain, hypotension, signs of internal bleeding. Imaging reveals accumulation of blood within the peritoneal cavity. तो इसमें कौन सा organ आपके साथ injure होगा? That is spleen due to left side. Patient diagnosed with cerebellar lesion presents with intentional tremor and difficulty in buttoning a shirt. Which sign is most specific characteristic used to confirm the kinetic cerebellar disease? So that is your dysdiadokinesia. That is your dysdiadokinesia. That is your dysdiadokinesia. Just give me a second. Okay. फिर इसके बाद है a patient with agammaglobulinemia presents with recurrent infection. What is typically reduced in this disorder? तो इस disorder में आपके साथ क्या reduced होगा? That will be your B lymphocytes. फिर है a man after RTA got a head injury which is to be stitched 10 inches wound laceration with anesthetic agent will best for suturing the wound. तो ये है 250 ml of 2% lignocaine with adrenaline, option A. Then we have adrenaline आपके साथ vasoconstriction cause करवाता है. उसके अलावा जो है adrenaline ये आपके साथ क्या करेगा कि prolongs anesthesia, reduce bleeding, और उसके अलावा जो है 2% concentration, safe for the scalp. What is the earliest manifestation of bupivacaine toxicity? तो इसमें आपको ringing in the ears मिलती है. 35-year-old male presents with complaint of respiratory distress. Lab investigation पे आपको elevated levels of eosinophil count नज़र आ रहे हैं. Which of the following can be the cause of the condition? तो the cause of the condition is asthma. Patient known case of gastric ulcer now present in OPD with complaint of dental pain. तो the drug of choice is acetaminophen, ये भी repeated है. Patient presents with recurrent episodes of epistaxis. Examination पे आपको multiple mucocutaneous telangiectasias नज़र आ रहे हैं, और evidence है इसमें arteriovenous malformation की. What is the most likely diagnosis? तो this is a case of Osler-Weber-Rendu syndrome, option number C. Osler-Weber-Rendu syndrome में आपको recurrent epistaxis नज़र आते हैं, mucocutaneous telangiectasias नज़र आते हैं, and there is arteriovenous malformation, lungs, liver, brain. It is autosomal dominant and vascular disorder. Which of the following drug is contraindicated in patient with renal insufficiency due to risk of lactic acidosis? तो that is your option number, जिसमें lactic acidosis होता है, and contraindicated in patient, that is your metformin. So this was enough for today, and inshallah we will meet in our next class.